नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्ट्रीम आर्ट में। तो गाइज आज हम आपके लिए एक और बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर लेकर के आए हैं जिसका संबंध आपकी क्लास 11th की पॉलिटिकल साइंस से है। और आप सभी को पता होना चाहिए ये आपकी बुक फर्स्ट भी है और इस चैप्टर का जो नंबर है वो है 7th और जिसका नाम है स्थानीय शासन। और स्थानीय शासन का जो चैप्टर है आप सभी को पता है, देखा होगा आपने, सुना भी होगा कि इस बार आपके सिलेबस से हटा दिया गया है। लेकिन मैं आपको यहाँ पर बता देना चाहता हूँ कि ये सिलेबस से नहीं हटाया गया है। इसके कुछ एक पॉइंट, सिर्फ कुछ एक पॉइंट इस चैप्टर से हटाए गए हैं। लेकिन मैं आपको इस चैप्टर को बिल्कुल विस्तार पूर्वक सभी पॉइंटों के माध्यम से समझाऊंगा, क्योंकि अगर आप एक दो क्वेश्चन एक्स्ट्रा पढ़ लोगे तो इससे कोई भी समस्या नहीं रहने वाली है। तो इस चैप्टर को बिल्कुल हम शुरू से लेकर एंड तक ही करेंगे, ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे जो इस चैप्टर से रह जाए। हम हर एक चैप्टर को बिल्कुल विस्तार पूर्वक करते हैं और इसको भी बिल्कुल विस्तार पूर्वक ही करेंगे। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आने वाली सारी की सारी वीडियो मिलती रहें। उसके लिए बेल आइकन भी दबा लीजिए। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूँ इस चैप्टर की जो शुरुआत है वो इसके पहले क्वेश्चन से करते हैं, जिसका जो नाम है वो है स्थानीय शासन का क्या अर्थ है। देखिए गाइस, आपको ये जरूर पता होना चाहिए कि जो स्थानीय शासन होता है, इस चैप्टर का नाम तो है स्थानीय शासन, लेकिन बच्चों को पता नहीं होता स्थानीय शासन क्या है। तो मैं आपको बिल्कुल विस्तार पूर्वक समझा देता हूँ स्थानीय शासन क्या होता है, बिल्कुल सरल भाषा में। तो गाइस आपको ये समझना होगा कि जो गांव होता है और जो जिला होता है, यानी गांव और जिला स्तर का जो शासन होता है, यानी गांव और जिले लेवल का जो शासन होता है, उसको हम स्थानीय शासन के नाम से जानते हैं। देखिए थोड़ा और मैं आपको इसको आसान करने के लिए थोड़ा समझाने का प्रयास करता हूं। जैसे कि आप सभी को पता है कि हमारा एक चैप्टर है जिसका नाम है संघवाद। संघवाद के अंदर हमने पढ़ा है कि हमारी जो सरकार है वो दो स्तर पर काम करती है, एक होता है राज्य स्तर पर और एक होता है केंद्र स्तर पर। ठीक है। और केंद्र स्तर पर भी हम सरकारों को जो है दो भागों में डिवाइड कर लेते हैं, एक होता है नगर निगम, एक होता है पंचायत। तो गाइज ये जो दो हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है, यानी इन दो भागों में बांटा जाता है राज्य के शासन को, जिसको हम कहते हैं स्थानीय शासन। स्थानीय शासन में क्या होता है कि जब बहुत छोटे लेवल का शासन होता है उसको हम स्थानीय शासन के नाम से जानते हैं। और अगर आपको इसको पॉलिटिकल साइंस की लैंग्वेज में लिखना है तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि गांव और जिला स्तर के शासन को हम स्थानीय शासन कहते हैं, जिसमें गांव का शासन होगा, यानी जो भी इसका मुखिया होगा या जो भी इसका जो मुख्य व्यक्ति होगा उसका जो जिम्मा होगा वो एक गांव का विकास करना होगा। या इसका जो थोड़ा बड़ा मुखिया होता है, इसको हम जिला लेवल पर भी कई बार क्या होता है कि जो हम पढ़ेंगे आगे जाकर के, जो स्थानीय शासन होता है उसको जब हम डिवाइड करते हैं दो भागों में, एक नगर निगम में और नगर पंचायत में, तो नगर निगम भी तीन भागों में डिवाइड करते हैं हम, और जो पंचायतें होती हैं उनको भी डिवाइड करते हैं तीन भागों में। तो इस प्रकार से जो सबसे छोटी पंचायत होती है जिसको हम पंचायत भी कहते हैं, बेसिकली वो गांव और जिला स्तर का जो शासन होता है उनको करने के लिए ही कंडक्ट किया जाता है, उनको रखा जाता है। तो आसान शब्दों में अगर आपको लिखना है, एक नंबर में पेपर आ जाए, तो आप बता सकते हो कि गांव और जिला स्तर का जो शासन होता है हम उसको शासन के नाम से जानते हैं। और जिसको हम पंचायत और नगर निगम के प्रतिनिधियों का चुनाव स्थानीय समस्याओं को दूर करने के लिए करते हैं। और जिसके माध्यम से हम क्या करते हैं गाइज, हम पंचायतों के सरपंच को चुनते हैं और नगर निगम के जो काउंसलर होते हैं जिनको हम निगम पार्षद कहते हैं उनका चुनाव करते हैं। और इस स्थानीय शासन के माध्यम से हम जो हमारी क्षेत्रीय समस्याएं होती हैं, गलियों की, सड़कों की, पार्कों की, नालियों की, सफाई की सुविधाएं, इन सभी के खात्मे के लिए, इन सभी को दूर करने के लिए हम स्थानीय शासन का चुनाव करते हैं। बेसिकली मैं आपको इसके बारे में थोड़ी और जानकारी दे देना चाहता हूं कि ये जो कॉन्सेप्ट है ये कोई कॉन्सेप्ट नया नहीं है गाइज, यानी जो स्थानीय शासन होती है वो नई नहीं है। बेसिकली ये बहुत पुरानी विचारधारा है या फिर कहें एक पुरानी सोच है, जिसका जो वर्णन है आपको मैं बताऊं तो हमारे देश के जो वेद हैं, वेदों के अंदर भी पंचायतों के बारे में लिखा हुआ है, यानी कोई नई चीज नहीं है। लेकिन अगर हम देखें तो जो पहले पंचायत काम किया करती थी तो उनके द्वारा जो काम किया जाता था गाइस, उसका कोई संवैधानिक आधार नहीं होता था। संवैधानिक आधार नहीं होता था, मतलब आप समझिए, मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं। मतलब ऐसा नहीं है कि पंचायत जो है अभी होती है देश के अंदर, पंचायत बहुत पुरानी है हमारे देशों के अंदर, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि पहले उसके अंदर जो तरीका हुआ करता था काम करने का, या फिर कहें पंचायत के जो सदस्य हुआ करते थे वो अक्सर धनी वर्ग हुआ करते थे।
या पैसे वाले हुआ करते थे या जाति के आधार पर उच्च वर्ग हुआ करते थे, ऐसे व्यक्ति जो है सरपंच या फिर कहीं पंच बना करते थे जिनका रुतबा बहुत अच्छा हुआ करता था। और अक्सर ये माना जाता था जो पंचायतें हुआ करती थी, जो फैसला देती हैं, उनके अंदर कहीं न कहीं अगर हम देखें तो कभी-कभी ऐसे फैसले सुनाए दिए जाते थे जो बिल्कुल अमानवीय होते थे और अवैधानिक होते थे। यानी कहें तो मनुष्य के अनुसार नहीं होते थे, साथ ही गैर कानूनी भी होते थे। तो बेसिकली इन सभी समस्याओं को दूर करने के लिए, क्योंकि जो पंचायत है वो बेसिकली एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको ये समझना पड़ेगा। क्योंकि हमारे देश के एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति हुए हैं, क्रांतिकारी हुए हैं, जिनको हम राष्ट्रपिता भी कहते हैं, सभी को पता है। अब मैंने ना बोल दिया है तो जो राष्ट्रपिता हैं गांधी जी, तो गांधी जी भी हमारे देश के अंदर जो स्थानीय सरकारें थी, यानी पंचायती राज व्यवस्था या नगर निगम, इनको लेकर के बहुत ही ज़्यादा सक्रिय थे। वो चाहते थे कि अगर हमारे देश के अंदर सच्चे में अगर लोकतंत्र की स्थापित करनी है, लोकतंत्र का अर्थ होता है लोगों का सहभागी होना शासन व्यवस्था में। तो आप सोचिए जो लोग गरीब हैं वो कैसे अपना चुनाव करवा सकते हैं या फिर वो कैसे शासन व्यवस्था में भागीदारी कर सकते हैं। तो हमारे देश के जो राष्ट्रपिता थे जिनका नाम है महात्मा गांधी, तो महात्मा गांधी का ये मानना था अगर कि हमें लोगों को भी लोकतंत्र से जोड़ना है, लोगों का भी अगर विश्वास लोकतंत्र में स्थापित कराना है, तो इसका सबसे अच्छा उदाहरण जो होगा वो होगा स्थानीय शासन। क्या होगा? स्थानीय शासन। अब स्थानीय जो शासन है, आपको मैंने बताया अभी अभी क्या होता है, वही गांव और जिला स्तर का जो शासन होता है, गांव कह लीजिए, गांव जिला कस्बा स्तर का जो शासन होता है वही स्थानीय शासन होता है। अब इसके माध्यम से गांधी जी कहते थे कि अगर हम इसको अप्लाई कर लेते हैं तो हमारे देश के अंदर वाकई में राम राज्य को प्राप्त किया जा सकता है। देखिए राम राज्य का यहाँ पर कोई भी जो है अर्थ ये है कि एक ऐसे राज्य की स्थापना हम कर सकते हैं स्थानीय शासन को लागू करा करके, जिस प्रकार से राम के युग में प्रजा बहुत खुश थी, तो ऐसे अगर हम प्रजा को खुश करना चाहते हैं तो अगर हम स्थानीय शासन को स्थापित कर दें तो इससे बहुत ज्यादा लाभ मिल सकता है। तो आपको ये समझ में आ रहा होगा कि अब जो स्थानीय शासन होता है हमारे देश के लिए कितना महत्वपूर्ण होता है। हम इसके माध्यम से जो लोग बहुत छोटे तबके के हैं उनको भी शासन व्यवस्था में प्रत्यक्ष रूप से भागीदार बना सकते हैं। इसीलिए हमारे देश के लिए जो स्थानीय शासन है वो बहुत जरूरी माना जाता है, क्योंकि हमारा देश बहुत बड़ी विशाल जनसंख्या वाला है और हर किसी को हम चुनाव लड़वाने के लिए या फिर कहें चुनाव लड़ने के लिए उनको प्रेरित नहीं कर सकते हैं, और साथ ही ऐसा पॉसिबल भी नहीं है। इसके लिए जरूरी यही हो जाता है कि हम अगर जो शासन व्यवस्था है उसको सुचारू रूप से चलाने के लिए, साथ ही गांव की जिले की छोटी छोटी समस्याओं को दूर करने के लिए हम इसको कई स्तरों पर बांट देते हैं शासन को, और यही कई स्तरों पर बांटना या कहीं छोटे लेवल का जो शासन होता है उसको हम स्थानीय शासन के रूप में आसानी से समझ सकते हैं। तो आशा करता हूं आपको अब ये समझ में आ गया होगा कि बेसिकली स्थानीय शासन क्या होता है और गांधी जी के विचार क्या थे स्थानीय शासन को लेकर के। कई बार पूछा गया है एग्जाम में भी कि राम राज्य के बारे में गांधी जी का क्या कहना था, तो आप बता सकते हो कि बेसिकली राम राज्य के आधार पर उनका एक कॉन्सेप्ट है और राम राज्य के अंदर उनका एक दृष्टिकोण है, वो है पंचायती व्यवस्था। पंचायती व्यवस्था को वो बहुत अच्छा मानते थे, वो चाहते थे ये जरूर होनी चाहिए हमारे देश के अंदर। तो इस प्रकार से आपको ये सोल्यूशन मिल गया। इसके बाद आपके लिए जो अगला क्वेश्चन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है गाइज, वो है स्थानीय सरकारों की हमें आवश्यकता क्यों होती है, या हम इसको ऐसे कह सकते हैं कि शक्तियों के विकेंद्रीकरण की आवश्यकता क्यों है। देखिए अभी भी मैं आपको बताया कि हमारे देश के अंदर जो है ना संघवाद है, आपको मैंने बताया हमारे देश के अंदर संघवाद है। अब संघवाद के अंदर क्या होता है, शक्तियों का विभाजन किया जाता है, किसके बीच में, केंद्र और राज्यों के बीच में शक्तियों का विभाजन किया जाता है। और राज्य के अंदर भी शक्तियों का विभाजन हम दो भागों में कर लेते हैं, एक तो आपका पंचायत और दूसरा होता है आपका नगर निगम। ये स्थानीय सरकार की बात कर रहा हूं मैं, आपको याद रखना है, ठीक है, नगर निगम, ठीक है। अब ये नगर निगम की हमने बात कर ली, तो इस प्रकार से हम क्या देख रहे हैं, हम यहाँ देख रहे हैं कि शक्तियों का विभाजन किस प्रकार से बढ़ता जा रहा है। संघवाद से बटा दो में केंद्र और राज्यों में, राज्य से हमारे देश के अंदर बटा पंचायत और नगर निगम में। तो इस प्रकार से शक्तियों का विभाजन जो हम करते हैं वो हम क्यों करते हैं और क्या जरूरतें हैं हमको शक्तियों का विभाजन करने की, या ये क्वेश्चन ऊपर की तरह भी पूछा जा सकता है सीधा कि स्थानीय सरकारों की आवश्यकता क्यों है। तो मैं आपको इसके बारे में अभी जो है बिल्कुल आसान शब्दों में समझा देता हूँ, बाद में मैं आपको इसको पढ़ करके सुनाऊंगा कि बेसिकली आप समझ सकते हो कि हमें शक्तियों के विभाजन करने की आवश्यकता होती है, वो भी क्यों।
क्योंकि आपने सुना होगा कि एक व्यक्ति को हम शक्तिशाली कर देते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि एक व्यक्ति को सभी शक्तियां, तो एक व्यक्ति को यदि सभी शक्तियां दे दी जाएं तो इसका अर्थ ये नहीं होगा कि वो शक्तिशाली हो गया। हो सकता है कि उसके ऊपर बहुत सारे दायित्वों का बोझ भी पड़ जाए। तो आप समझ सकते हो कि यदि हम किसी एक व्यक्ति को, यहाँ आप सोच करके देखिए, केंद्र सरकार को ही हम सारी शक्तियां दे दें या राज्य सरकारों को ही सारी शक्तियां दे दें, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो शक्तिशाली हो जाएंगी। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि वो अपने शक्तियों का जो निर्वहन सही तरीके से ना कर पाए, क्योंकि उनके ऊपर बोझ भी काफी बढ़ जाएगा विभिन्न कार्यों को लेकर के। तो आप समझ सकते हो कि इसीलिए हमारे देश के अंदर जल्दी से काम हो, कम पैसे में काम हो, बहुत अच्छी तरीके से काम हो, तो इसके लिए शक्तियों का विभाजन किया गया है। और आप समझ सकते हो कि मान लीजिए मैंने आपको समझाया था कि अगर एक स्थान से दूसरे स्थान पर, एक स्थान से यानी ए से बी तक हमें 100 ईंटें लेकर के जानी है, तो एक व्यक्ति को ले जाने में काफी समय लग जाएगा। और उसी काम को करने के लिए अगर मैं 10 व्यक्ति रख दूं तो हो सकता है कि एक ही बार में वो सारी की सारी ईंटें जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच जाएंगी। तो इसीलिए आप इसको छोटे से उदाहरण को समझ सकते हो और समझ करके ये जान सकते हो कि हमारे देश के अंदर शक्तियों का विभाजन क्यों किया गया है। तो आशा करता हूं अब आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, क्योंकि अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ जाता है तो इसका मतलब यह है कि आपको लगभग लिखने का तरीका भी पता चल जाता है कि हमें उसके अंदर बेसिकली लिखना क्या है। तो अब मैं आपको इस क्वेश्चन को बताता हूं कि जो शक्तियों का विभाजन है हमारे देश के अंदर क्यों किया गया। तो गांधी जी के राम राज्य के सपने को साकार करने के लिए भारतीय शासन व्यवस्था में जो है ना, गांधी जी मानते थे कि जो है शासन व्यवस्था का लाभ जो है अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए। इसके लिए उन्होंने क्या कहा कि इसका कोई तरीका बताइए। तो बेसिकली गांधी जी का जो तरीका था कि शासन व्यवस्था को हमारे देश के अंदर अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाया जाए, वो भी हमारी शासन व्यवस्था में सुचारू रूप से शामिल हो पाए, तो इसके लिए जरूरी क्या था, वो था स्थानीय सरकारों का, या कहते थे कि अगर स्थानीय सरकारें हम अपना लें या स्थानीय सरकारों का स्वरूप अपना लें तो इससे हमारे को बहुत ज्यादा लाभ होगा। तो इसीलिए वो भी चाहते थे कि भारत के अंदर शक्तियों का विभाजन जो है किया जाए। इसके बाद मैं आपको अगला पॉइंट बताता हूं। अगला पॉइंट है कि स्थानीय मामलों का प्रभावी प्रबंधन। यानी अब देखिए क्यों जरूरत है हमको स्थानीय सरकारों की। तो आप बोलोगे स्थानीय सरकारों की जरूरत इसीलिए है क्योंकि जो स्थानीय मामले होते हैं, स्थानीय मामले जैसे सफाई, बिजली, जलपूर्ति, शिक्षा, सार्वजनिक जो कार्य होते हैं और अन्य जो छोटे छोटे काम होते हैं, वो स्थानीय नागरिक बेहतर ढंग से जुटा सकते हैं। यानी उन्हें पता होता है कि उनके गांव की जो सफाई की समस्या क्या है, बिजली की समस्या क्या है, डिस्पेंसरी कहाँ होनी चाहिए। तो उनके लिए, क्योंकि वो दिन प्रतिदिन की जो समस्याएं हैं उनको देखते हैं, झेलते हैं, भोगते हैं, तो इस तरीके से उनको उनकी नॉलेज ज्यादा होती है। अगर हम उनको शामिल करके स्थानीय शासन में अगर हम काम करना चाहें तो वो बहुत अच्छी से काम कर सकते हैं, क्योंकि उनको जानकारी है पहले से हर कार्य की। तो इस तरीके से हम स्थानीय मामलों को अच्छे से सॉल्व करने के लिए हम शक्तियों का विकेंद्रीकरण अपनाते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं जनहितकारी प्रशासन की। तो जनहितकारी प्रशासन मतलब लोगों के कल्याण के लिए हमें स्थानीय शासन की आवश्यकता होती है। देखिए आपको सभी को पता है कि जो स्थानीय शासन होता है वो विश्व का सबसे अधिक जनहितैषी शासन माना जाता है, यानी सबसे भला जो शासन माना जाता है पूरे विश्व के अंदर शासन करने का तरीका, वो स्थानीय शासन है। इसकी सबसे बड़ी शक्ति यह होती है गाइस कि लोगों के मन में इसके प्रति ना बहुत मित्र जैसी भावना होती है। यानी जो भी हमारे देश के अंदर देखा होगा स्थानीय शासन होता है, उस स्थानीय शासन के अंदर जो भी व्यक्ति सरपंच होता है, तो सरपंच उस गांव का बहुत ही सम्मानित व्यक्ति होता है और हर कोई व्यक्ति उस सरपंच की बातों को स्वीकार करता है और व्यक्तिगत रूप से उनको जानता है। और ऐसे ही सरपंच भी हर एक गांव के व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप से यानी कहीं पर्सनल रूप से जानता है। तो वो इसलिए क्या होता है कि गांव के सरपंच अथवा नगर निगम के जो पार्षद होते हैं वो उनसे मिल करके खुले रूप से अपनी समस्या बता सकते हैं, हिचकते नहीं है। जैसे आपने देखा होगा कि एक गांव का व्यक्ति अगर एमपी से मिलने जाए या फिर हम कहें अगर मुख्यमंत्री से मिलने जाए तो वो बहुत शर्माएगा अपनी सारी समस्याओं को बताने से, या फिर हिचकेगा, वो सोचेगा कि कुछ गलत ना हो जाए या फिर मैं कुछ गलत ना बोल दूं। तो इसके लिए क्या होता है कि जो स्थानीय शासन होता है उसके अंदर सरपंच और उसके अंदर जितने भी नगर निगम होते हैं प्यारे बच्चों, उससे जो लोग हैं ना वो बिना हिचके कोई भी बात कर पाते हैं। इसीलिए स्थानीय शासन हमारे लिए बहुत ज्यादा उपयोगी होता है और इसीलिए हम शक्तियों का विभाजन करते हैं। इसके बाद आपका अगला पॉइंट है गाइस, वो है लोकतंत्र में सार्थक भागीदारी। देखिए गाइस अगला पॉइंट इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम कहीं ना कहीं एक लोकतांत्रिक देश है और लोकतांत्रिक देश क्या कहता है कि भाई लोकतंत्र में सबका हिस्सा होना चाहिए,
सब जो है मिल करके शासन व्यवस्था चलाएं। तो मैंने आपको बताया कि लोकतंत्र के अंदर सबके लिए शासन व्यवस्था चलाना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हर कोई व्यक्ति इतना अमीर नहीं है। आप सभी जानते हो कि इलेक्शन लड़ने में बहुत खर्चा हो जाता है, साथ ही हर कोई व्यक्ति नहीं लड़ सकता है चुनाव। लेकिन छोटे मोटे जो चुनाव होते हैं, जिसमें हम बात करें स्थानीय स्वशासन की, वो एक ऐसे चुनाव होते हैं गाइज, उसके अंदर कोई भी व्यक्ति अपना चुनाव करवा सकता है, चुनाव लड़ सकता है और शासन व्यवस्था में भागीदारी निभा सकता है। तो कुल मिलाकर के कहें, अगर हमें लोकतंत्र बहुत अच्छे से चलाना है तो इसके लिए हमें जो है शासन व्यवस्था में भागीदारी करानी होगी लोगों की। और ये सबसे अच्छा तरीका जो होता है वो है स्थानीय स्वशासन। यानी स्थानीय स्वशासन इसलिए भी जरूरी है ताकि लोकतंत्र में लोगों की बिल्कुल बहुत अच्छे वाली भागीदारी निभाई जा सके। तो गांधी जी ने कहा था कि स्वतंत्रता की जो शुरुआत नीचे से होनी चाहिए, मतलब गरीब लोगों से होनी चाहिए। स्वतंत्रता का सबसे ज्यादा लाभ जो मिलना चाहिए वो गरीब लोगों को मिलना चाहिए, क्योंकि अमीर तो ऑलरेडी बहुत अच्छी अवस्था में है। स्वतंत्रता यदि सबसे ज्यादा लाभ देगी वो गरीब लोगों को देगी, उनकी जो स्थिति बद से बदतर है वह उस स्थिति से बाहर आ पाएंगे। इसीलिए वो कहते थे सार्थक लोकतंत्र का जो लाभ मिलना चाहिए, इसकी जो शुरुआत होनी चाहिए वो गरीबों से होनी चाहिए। और गरीबों को कैसे हम शासन व्यवस्था में लाएंगे? तो गांधी जी का कहना था कि गरीबों को हम लोकतंत्र में लाने के लिए हम स्थानीय स्वशासन का प्रयोग कर सकते हैं। इसका अर्थ यह है कि प्रत्येक गांव अपने कार्यों के विषय में आत्मनिर्भर और सक्षम हो। यानी इसका मतलब यह होगा कि यदि हम स्थानीय स्वशासन अपना लेंगे प्यारे बच्चों, तो हर एक गांव अपने आप को, यानी गांव अपना विकास करने के लिए आत्मनिर्भर होगा, सक्षम होगा और अपने विकास करने के लिए अपने फैसले स्वयं लेता होगा। देखिए गाइस, जो एमपी का क्षेत्र होता है, यानी हम बात करें एक सांसद का क्षेत्र होता है, वो बहुत बड़ा होता है, उसके अंदर कई गांव आते हैं और कई गांवों को वो जानता भी नहीं है, नाम भी नहीं जानता। ऐसे ऐसे गांव भी होते हैं एक सांसद के अधीन। तो ऐसी स्थिति में जब वो नाम नहीं जानता तो उनकी समस्याओं को कैसे जानेगा? और उनकी समस्याओं को यदि हमें अच्छे से निभाना है, अच्छे से दूर करना है, तो इसके लिए उस इलाके का ही कोई व्यक्ति चाहिए जो वहां की समस्याओं से अच्छे से अवगत हो। तो ऐसी स्थिति में कौन होगा वो व्यक्ति? वो व्यक्ति उसी इलाके का हो सकता है। और उसको कैसे लाया जाएगा लोकतंत्र के अंदर? तो लोकतंत्र के अंदर उसकी भागीदारी जो है आपकी स्थानीय स्वशासन के माध्यम से की जा सकती है। तो आप समझ सकते हो कि लोकतंत्र के अंदर सार्थक भागीदारी के लिए हमें स्थानीय शासन की आवश्यकता पड़ती है। अब इसमें चौथा पॉइंट बताओगे आप, स्थानीय शासन से राज्य सरकारों का कार्यभार कुछ कम हो जाता है। देखिए गाइज, आपको बताया कि मैंने अभी बताया था कि अगर सारी शक्तियां एक व्यक्ति को दे दी जाएं, तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि वो व्यक्ति बहुत शक्तिशाली हो जाएगा। हो सकता है उसके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां आ जाएं और वो ऐसे कोई काम जो छोटे काम होते हैं उनको करने से बचेगा। तो इसके लिए ऐसा जरूरी होगा कि हम उन कामों को कैसे कराएं। तो ऐसे में तो हम यदि हम जो राज्य सरकारें होती हैं, केंद्र सरकारें होती हैं, उनका यदि हम छोटे छोटे कामों का जिम्मा स्थानीय स्वशासन को दे दें, स्थानीय सरकारों को दे दें, गांव के लोगों को दे दें, तो इससे क्या लाभ होगा? एक तो लोग भी खुश हो जाएंगे कि भाई हम अपना काम अपने आप कर रहे हैं और हम अच्छे से करेंगे। और साथ ही राज्य सरकारें जो होती हैं या केंद्र सरकारें जो होती हैं, उनका जो जिम्मा होता है बहुत सारे कार्य करने का, वो कुछ कम हो जाएगा, उनके ऊपर से भार कम हो जाएगा। ठीक है, तो स्थानीय निकायों को कुछ शक्तियां सौंप देने से क्या होगा? राज्य सरकारों का कार्यभार भी कम हो जाएगा। इसीलिए हमें स्थानीय स्वशासन की आवश्यकता है। पांचवें पॉइंट में बता सकते हो कि ये कम खर्चीली है, यानी इसके अंदर हम जो है कम खर्चा करते हैं। साथ ही स्थानीय संस्थानों में प्राय जो है जो काम करने वाले जो व्यक्ति होते हैं वो अवैतनिक होते हैं, मतलब बिना सैलरी के काम करने वाले सदस्य होते हैं, या होते भी हैं तो काफी कम या फिर कहीं ना के बराबर पैसे में काम कर लेते हैं। तो अगर हम ऐसे कामों को उन्हीं से कराए जाएं जो अपनी इसको ड्यूटी समझते हो, अपना कर्तव्य समझते हो, तो इससे क्या होती है कि ये प्रणाली बहुत कम खर्चीली हो जाती है और जिसका लाभ क्या होता है कि कम पैसे में हम अच्छा शासन प्राप्त कर पाते हैं। तो गाइज, आपको ये 5 पॉइंट मैंने बताए, ये बहुत इंपॉर्टेंट थे, ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर याद रखना, पेपर में पूछा जा सकता है आपसे। इसके बाद ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है गाइज, इसको थोड़ा हम विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे, क्योंकि मैंने जैसे बताया कि आपको जो स्थानीय स्वशासन है, सुनने में आता होगा आपने 73वां और 74वां संविधान संशोधन पढ़ा होगा। तो इसके माध्यम से हमारे देश के अंदर स्थानीय जो सरकारें होती हैं, जिसको हम नगर निगम नगर पंचायत कहते हैं, उनको वैधानिक दर्जा दिया गया। ऐसा नहीं है कि 73वां और 74वां संविधान संशोधन जो 1992 और जो है 1992 में हुआ, तो उससे पहले पंचायत नहीं होती थी, तो उससे पहले भी पंचायत होती थी, लेकिन हमें उसके बारे में थोड़ी जानकारी प्राप्त करनी होगी कि ये कैसे, उसकी जो पंचायतें होती थी उससे पुराने समय में वो थोड़ी अलग हुआ करती थी।
और कैसे वर्तमान समय में पंचायतें होती हैं, वो पूरी जानकारी हमें प्राप्त करनी होगी कि कैसे विकास हुआ। तो मैं बताता हूँ, भारत में स्थानीय शासन को जो है ना नाम, वो नया नहीं है, क्योंकि भारत में इस शब्द का जो वर्णन है वो ऋग्वेद में भी मिलता है। भारत में स्थानीय शासन विभिन्न चरणों से होकर के गुजरा है। इसको विकसित होने में हजारों समय जो है ना सालों का समय लगा है बेटा। मैंने बताया था ना आपको कि इसको विकसित होने में काफी समय लगा है, और इसका जो वर्णन है वो ऋग्वेद में भी है, जिसको हम निम्नलिखित तरीके से समझ सकते हैं कि कैसे विकसित हुई है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, पहला पॉइंट, ब्रिटिश शासन की शुरुआत से ही धीरे धीरे जो है ना स्थितियां बदलने लगी थी भाई। मैंने आपको बताया कि जैसे ब्रिटेन हमारे ऊपर गुलामी शुरू करता है, तो हम जब गुलाम बने तो उन्होंने हमारी शासन व्यवस्था को धीरे धीरे बदलना शुरू किया, और वो हमारे देश के लिए नए नए कानून लेकर के आए। उन्होंने हमारे देश के अंदर, आप सभी को पता है, न्यायालय स्थापित करवाए। पंचायतों का भी जो है ना महत्व घटता चला गया फिर, क्योंकि जब न्यायालय स्थापित हो गए न्याय करने के लिए, तो पंचायतों को कोई ज्यादा पूछ नहीं रहा था। बेसिकली जो हमारा परंपरागत रूप से पंचायतों का काम हुआ करता था, वो गांव के अंदर न्याय करना हुआ करता था। जब न्याय करने के लिए ब्रिटेन ने न्यायालय स्थापित कर दिए, तो पंचायती राज्यों का जो महत्व है वो हम कहें ब्रिटिश काल के अंदर घटता चला गया। ठीक है, फिर हम बात करें आधुनिक भारत में, यानी आधुनिक भारत हम कहें तो इसके अंदर पंचायतों की शुरुआत करने का, या फिर कहें स्थानीय निकायों का शुरुआत करने का जो श्रेय जाता है गाइस, वो 1882 के अंदर लॉर्ड रिपन को जाता है। लॉर्ड रिपन ने स्थानीय निकायों शुरुआती कदम उठाने का श्रेय जाता है, इसने शुरुआती कदम उठाए। वह भारत में 1880 से 1800 1800 1884 तक भारत का जो है गवर्नर जनरल रहा था। आप सभी को पता है गवर्नर जनरल कौन होता है। जब हम गुलाम थे तो इंग्लैंडों का जो काम किया करता था, इंग्लैंड सरकार का जो काम किया करता था, उसको हम गवर्नर जनरल कहा करते थे। और ये इंग्लैंड का भारत के अंदर सर्वोच्च पद हुआ करता था, जो इंग्लैंड की राजा रानी चलाया करती थी इसे। तो इसीलिए आप समझ सकते हो कि लॉर्ड रिपन कितना महत्वपूर्ण व्यक्ति होगा भारत के लिए भी और इंग्लैंड के लिए भी, क्योंकि वो पूरा का पूरा राजस्व इकट्ठा करना, शासन व्यवस्था को बदलना, ये सब इंग्लैंड के राजा रानी के नेतृत्व में या कहें निर्देशन में काम किया करता था। तो इसका विचार था कि स्थानीय स्वशासन से जनता को राजनीतिक प्रशिक्षण मिलेगा। यानी इसने क्यों शुरुआत की थी, तो इसका मानना था कि अगर स्थानीय स्वशासन लागू कर दिया जाएगा तो इससे जो गांव की जनता है, ग्रामीण जनता है, उनको राजनीतिक प्रशिक्षण मिलेगा। इसके बाद आप तीसरे पॉइंट में क्या बताओगे, आप बता सकते हो कि भारत में सबसे पहले मुंबई में, कलकत्ता में और मद्रास, जिसका आप सभी को पता है नया नाम चेन्नई भी है, तो नगरों में जो है नगर निगमों की स्थापना की गई थी। फिर धीरे धीरे इनकी संख्या बढ़ती चली गई और पूरे भारत में ये फैलती चली गई। अब हम बात करेंगे कि ग्रामीण क्षेत्रों में कैसे फैली, और हम बात करेंगे उसके बाद कि शहरों में कैसे फैली। हम पहले बात करते हैं ग्रामीण क्षेत्रों की स्थानीय स्वशासन, या जब हम कहें गुलाम थे। तो 1907 में प्यारे बच्चों आपको याद रखना है, विकेंद्रीकरण पर यानी शक्तियों का विभाजन करने के लिए इंग्लैंड ने एक रॉयल कमीशन की सिफारिश से, मतलब रॉयल कमीशन को नियुक्त किया कि भाई उसका काम था आप जाइए भारत के अंदर शक्ति दीजिए गांव के लोगों को। तो रॉयल कमीशन ने सिफारिशें की कि हमें अगर गांव के लोगों को शक्ति देनी है, अगर हम गांव के लोगों को भी शासन व्यवस्था की जानकारी देना चाहते हैं और उनको शासन में जोड़ना चाहते हैं, तो इसके लिए क्या रहेगा उचित। उन्होंने बोला इसके लिए ग्रामीण क्षेत्रों के लिए पंचायतों की स्थापना की जानी चाहिए। और इस प्रकार से हम देखें 1907 के अंदर रॉयल कमीशन के कहने पर भारत के अंदर जो है पंचायतों की शुरुआत करनी शुरू की गई। इसके बाद हम बात करें 1919 में, तो 1919 के भारत शासन अधिनियम, देखिएगा इस भारत शासन अधिनियम क्या है कि जो अंग्रेज हुआ करते थे वो प्रत्येक 10 साल के बाद भारत के अंदर अंग्रेजों का शासन कैसा चल रहा है, उनके द्वारा चलाए जा रहे शासन से और उनके द्वारा लागू किए गए कानूनों से भारतीय कितने खुश हैं, कितना उनके ऊपर प्रभाव पड़ रहा है, तो इसकी जानकारी के लिए हर 10 साल में एक अधिनियम जारी किया करते थे, उसको कहते थे हम भारत शासन अधिनियम। इसी प्रकार से 1919 में एक अंग्रेजों का भारत शासन अधिनियम आया, तो जिसमें क्या कहा गया, इसमें कहा गया कि ग्रामीण क्षेत्रों के लिए पंचायतों का प्रावधान किया जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं 1907 के अंदर रॉयल कमीशन ने इसकी सिफारिश पहले ही कर दी थी कि भाई अगर हमें भारतीयों को भी शासन व्यवस्था में शामिल करना है तो इसके लिए हमें पंचायती राज्य व्यवस्था का प्रयोग करना पड़ेगा और लोगों को शामिल करना पड़ेगा। इसके बाद आपका अगला पॉइंट है, तो 1925 में क्या होगा गाइस,
1925 के ग्रामीण शासन विधेयक द्वारा, ध्यान रखना 1925 में एक कानून आया जिसका नाम था ग्रामीण स्वशासन विधेयक, जिसके द्वारा यह व्यवस्था की गई कि गांव में 9 सदस्यीय ग्राम संस्थाएं बनाई जाएंगी। यानी इस कानून के द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों के लिए हमने स्वशासन का विधेयक लेकर के आए वो हमारे लिए, और इसमें यह कहा गया कि गांव के अंदर 9 सदस्यों वाली एक पंचायत या कहें ग्रामीण संस्था होगी जो गांव के लोगों के द्वारा चलाई जाएगी और गांव के लोग ही उसके अंदर शामिल होंगे। फिर इसके बाद इंपॉर्टेंट जो कदम है वो है 1935 का भारत शासन अधिनियम, जिसके बाद क्या है कि गांव के अलावा हमारे देश के अंदर अगला जो स्टेप होता है या गांव से बड़ा जो स्टेप होता है शासन का वो होता है प्रांत, जिसको हम राज्य भी कहते हैं। ठीक है ना। तो हमारे देश के अंदर प्रांतीय सरकारों का या फिर कहें प्रांतीय जितने भी राज्य हैं उनको स्वायत्तता दे दी गई और उनको भी शासन व्यवस्था में अब धीरे धीरे भागीदारी मिलने लगी। तो ये था आपका पूरा, जब हमारा देश क्या कहते हैं गुलामी वाला समझ लीजिए या फिर कहें ग्रामीण क्षेत्रों में, आप किसी भी तरीके से इसको समझ सकते हो, लेकिन ये विकास के चरणों के बारे में आपको बता रहा हूं कि कैसे ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायतें धीरे धीरे। अब मैं आपको बताता हूं कि स्वतंत्र भारत में स्थानीय स्वशासन कैसे रहा महत्वपूर्ण। गाइज ये टुकड़ों में भी पूछा जा सकता है, आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि स्थानीय सरकारों का स्वतंत्र भारत में कैसे विकास हुआ, किन चरणों में विकास हुआ, या ग्रामीण क्षेत्रों के बारे में भी पूछ सकता है जब हम गुलाम थे तब कैसे हमारे देश के अंदर पंचायती राज व्यवस्था की दिशा में कदम उठाए जा रहे थे। तो गाइज मैं आपसे कह रहा हूं कि इस क्वेश्चन के 2 टुकड़े भी कर सकता है वो, जिसके माध्यम से वो आपसे 2 तरीके की जानकारी अलग अलग पूछ सकता है। अब मैं आपको बताता हूं स्वतंत्र भारत के अंदर पंचायती राज व्यवस्था की विकास के बारे में या स्थानीय स्वशासन का क्या विकास का क्रम रहा। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं, देश 1947 में आजाद हुआ। भारत के संविधान के भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को शामिल किया गया है, और आप सभी को पता है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंदर अनुच्छेद नंबर 40, याद रखना है, अनुच्छेद नंबर 40 के अंदर पंचायतों के गठन का जो है बात कही गई है कि पंचायतों का गठन हमारे देश के अंदर होगा, वो भी पंचायतों का गठन किस अनुच्छेद के माध्यम से, तो अनुच्छेद नंबर 40। तो गाइज मैं आपको बताऊं कि ये जो अनुच्छेद नंबर 40 है इसके माध्यम से क्या होता है, जो राज्यों की सरकारें होती हैं, राज्यों की सरकारें अपने राज्यों के अंदर पंचायतों का गठन करती हैं और उनको बहुत सारे अधिकार और प्राधिकार सौंपने के निर्देश देती हैं, जिससे क्या होता है, जिससे स्वशासन की जो इकाइयां हैं वो सुचारू रूप से कार्य कर सकें, अनिवार्य रूप से जो उनके कार्य हैं वो करती रहें, और इसके लिए बजट भी पास किया जाता है, इसके लिए उनको हमारे देश के संविधान के अंदर भी प्रावधान दिए गए हैं। लेकिन जब ये पास किया गया था, यानी जब ये कानून बना था हमारे देश के अंदर, जब हमारा संविधान लागू हो रहा था, तब इनके पास बहुत सारे कानूनी जो हक होते हैं वो नहीं थे। ठीक है ना। तो मैं आपको बताता हूँ 1951 में क्या हुआ। तो 1991 तक देश के अंदर 83,000 पंचायतों का गठन हो चुका था, यानी हमारे पूरे देश के अंदर 83,000 पंचायतों का गठन 1951 तक हो चुका था, क्योंकि हमारे देश के अंदर 47 के बाद, साथ ही हमारे देश के अंदर अनुच्छेदों के माध्यम से जो है पंचायतों को विकसित करने की बात की गई थी, और फलस्वरूप क्या हुआ, 1951 तक हमारे देश के अंदर 83,000 पंचायतें बन गई। फिर क्या हुआ आपको बताता हूं अगले पॉइंट में। तो प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत की। गाइस सामुदायिक विकास कार्यक्रम बेसिकली आपको याद रखना होगा ग्रामीण विकास से संबंधित है, जिसके माध्यम से हमें ग्रामीण क्षेत्रों का विकास करना था, और सामूहिक जो विकास कार्यक्रम है उसकी जो जिम्मेदारी सौंपी गई, उसकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी आपको याद रखना होगा स्थानीय शासन को सौंपी गई कि स्थानीय शासन ही सामुदायिक शासन के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। तो स्थानीय शासन बहुत इंपॉर्टेंट हो गया कब, जब सामुदायिक विकास कार्यक्रम जवाहरलाल नेहरू के द्वारा हमारे देश के अंदर 1952 में लागू कर दिया गया। इसके बाद आपको मैं बताता हूं ए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक कि बलवंत राय मेहता समिति पर टिप्पणी लिखिएगा। ये आ सकता है क्योंकि बलवंत राय मेहता हमारे देश के अंदर पंचायती राज व्यवस्था को लागू कराने में एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो चलिए इसकी शुरुआत करते हैं। पंचायतों के बारे में विभिन्न राज्यों द्वारा पारित कानूनों की समीक्षा के लिए गाइस वर्ष 1957 में, यानी अगर हमें पंचायतों को स्थापित करना था और हर राज्य में स्थापित करना था तो उनके लिए क्या क्या कानून होने चाहिए, उन कानूनों को बनाने के लिए 1957 में एक व्यक्ति थे जिनका नाम था बलवंत राय मेहता।
तो बलवंत राय मेहता के नेतृत्व में एक समिति का गठन किया गया, तो इस समिति का नाम ही पड़ गया बलवंत राय मेहता समिति। देखिए गाइस, मैं फिर बता रहा हूं कि कानूनों को पारित करना था किसके लिए, पंचायतों के लिए, कि पंचायतों के लिए क्या क्या कानून होंगे, क्या क्या काम कर सकेगी पंचायतें, उनको निर्धारित करने के लिए 1957 में एक व्यक्ति थे जिनका नाम था बलवंत राय मेहता। उनके नेतृत्व में एक समिति बनाई गई थी जिनका काम था कानूनों को बनाना, जिसके माध्यम से सरकारें जो है, कौन सी वाली, वो भी स्थानीय सरकारें, वो चलेंगी। ठीक है ना। इसके बाद इसने क्या किया, इसने बलवंत राय मेहता ने 1958 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और इसमें क्या कहा, इसने बोला कि हमारी जो पंचायतें होंगी वो 3 स्तर पर काम करेंगी, यानी पंचायतें त्रिस्तर पर काम करेंगी। और वो कौन कौन सी होंगी, तो उन्होंने बोला पंचायती जो व्यवस्था है उसके अंदर 3 स्तर होंगे। पहला होगा गांव स्तर पर, उसको हम कहेंगे ग्राम पंचायत, या जिसको हम बोलते हैं ग्राम पंचायत। और दूसरा स्तर जो होगा गांव से बड़ा, वो होगा ब्लॉक समिति या ब्लॉक पंचायत भी बोलते हैं इसको। और जो सबसे बड़ी पंचायत होती है जिसको हम कहते हैं जिला परिषद। ठीक है, तो उन्होंने क्या बोला स्थानीय सुशासन के बारे में, कि हम पंचायतों को 3 भागों में बांटेंगे पंचायती व्यवस्था को। पहली पंचायती व्यवस्था को किस नाम से जानते हैं, ग्राम पंचायत, फिर दूसरी आपकी ब्लॉक समिति, और तीसरी आपकी जो है जिला परिषद। गाइज, आपको यह ध्यान रखना है, बहुत बार वही क्वेश्चन पूछा गया है कि किसने हमारी जो स्थानीय सुशासन में पंचायतों को 3 भागों में बांटा था, त्रिस्तरीय पंचायत का जो है उसने एक तरीके से कहते हैं ना मॉडल पेश किया था। तो वो मॉडल पेश किया था त्रिस्तरीय पंचायत का, वो था बलवंत राय मेहता। गाइज, ये बहुत दूर तक आपकी मदद करने वाला क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है क्वेश्चन, आप याद रखना इस क्वेश्चन को प्लीज। तो 1964 तक पूरे देश में इन्होंने जाकर के सब जगह परीक्षण किया और इन्होंने देखा कि 2,25,000 पंचायतों का गठन इनके माध्यम से करने की बात की गई कि हाँ भाई त्रिस्तरीय पंचायतें काम करेंगी। अब हम देखें आपका अगला पॉइंट, तो राजीव गांधी के दौरान किस प्रकार की जो है पंचायती राज व्यवस्था रहा। तो राजीव गांधी के समय में भी पंचायतों को जो है एक संवैधानिक दर्जा यानी संविधान के अनुसार करने के लिए कदम उठाए गए। तो मैं आपको बताता हूं कि राजीव गांधी 31 अक्टूबर 1984 को प्रधानमंत्री बने थे, क्योंकि आप सभी को पता है कि इसी दिन 1984 को ही 31 अक्टूबर को ही हमारे देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की भी मृत्यु हुई थी। तो उनकी मृत्यु के बदले इनको बना दिया गया था। तो उन्होंने अनुभव किया कि ग्रामीण भारत में जो उत्तरदायी शासन केवल पंचायती राज्य के माध्यम से ही प्राप्त किया जा सकता है। यानी उन्होंने ये सोचा कि अगर हमें गांव के अंदर भी शासन करना है और एक अच्छा शासन करना है तो कैसे प्राप्त किया जा सकता है। तो जो राजीव गांधी थे उनकी भी सोच थी स्थानीय स्वशासन को मजबूत करके। तो 1989 में उन्होंने क्या किया, पीके थुंगन एक व्यक्ति है, नाम याद रखना, पीके थुंगन। तो पीके थुंगन समिति का गठन किया उन्होंने, ये व्यक्ति था, इसी के नाम पर इस समिति का नाम भी पड़ गया। तो इन्होंने पंचायतों और नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा देने की सिफारिश की गई। ठीक है गाइज, आपको ये इंपॉर्टेंट है भाई, मैं बता रहा हूं आपको, इसको याद रखना है कि पीके थुंगन समिति ने सबसे पहले पंचायतों को संवैधानिक दर्जा देने की बात की थी कि इन्हें संविधान के अनुसार बना दीजिए। इसके लिए क्या हुआ, इसीलिए गाइज 1989 में एक संविधान संशोधन आया था, यानी एक संविधान संशोधन विधेयक लाया गया था संसद के अंदर। यह विधेयक राज्यसभा में 2/3 बहुमत नहीं प्राप्त कर पाया और इसीलिए ये फेल हो गया और ये कानून नहीं बन पाया। तो यानी अगर हम कहें संवैधानिक दर्जा देने की बात तो पहले ही की जा चुकी थी 1989 के अंदर राजीव गांधी के समय में पीके थुंगन समिति के सिफारिशों के आधार पर, परंतु राज्यसभा में ये फेल हो गया, राज्यसभा में इसे विशेष बहुमत नहीं मिल पाया और ये कानून नहीं बन पाया। तो इस प्रकार से ये कानून हमारे देश के अंदर लागू नहीं हो पाया, या कहें जो राजीव गांधी की सोच थी, पीके थुंगन की सोच थी, वो वहां संवैधानिक दर्जा उन्हें नहीं मिला 1989 में। इसके बाद हम बात करते हैं 73वां और 74वां संविधान संशोधन। यहां से तो हमेशा जिंदगी भर क्वेश्चन पूछे जाने हैं, इसीलिए ध्यानपूर्वक समझना है। तो गाइज, मैंने आपको पहले ही बताया कि हमारे देश के अंदर ऐसा नहीं है कि पंचायतें कोई नई है, पंचायत बहुत पहले से है हमारे देश के अंदर काम कर रही हैं। लेकिन पहले जो पंचायतें काम करती थी, ना तो उन पंचायतों के लिए काम करने के लिए सरकार कोई पैसा दिया करती थी, ना ही पंचायतें जो कभी कभी असंवैधानिक कार्य कर दिया करते थे उनके कार्यों के लिए उन्हें जिम्मेदार, ऐसा नहीं था कि जिम्मेदार ठहराती थी, वो जिम्मेदार तो ठहराती थी परंतु उनके ऊपर रोक नहीं लगा पाती थी। तो इस सभी चीजों को दूर करने के लिए कि वो कोई असंवैधानिक कार्य ना करें, उनके द्वारा किया जाने वाला जो काम हो वो संविधान के दायरे में आए, उनको हम और कैसे शासन व्यवस्था में अपने साथ में लेकर के आए ताकि वो हमारी ज्यादा से ज्यादा मदद करें। इसके लिए क्या किया गया, 73वां और 74वां संविधान संशोधन किया गया ताकि पंचायतों को भी हमारे देश के विकास के लिए हमारे साथ में आना चाहिए। संविधान में इनके लिए व्यवस्था करनी शुरू कर दी गई ताकि ज्यादा से ज्यादा हमारे देश के अंदर पंचायत जो है
वो अच्छे से काम करें, कोई असंवैधानिक काम ना करें। पैसों की जरूरत हो तो राज्य सरकार ऐसे पैसे मुहैया कराती हैं, इनका चुनाव होता है, इनके अंदर जो भी फैसले लिए जाते हैं वो सरकार के फैसले माने जाते हैं। तो ऐसा करने के लिए कैसे ये स्वरूप में आया, तो आप बोलोगे कि ऐसा करने के लिए हमने 73वां और 74वां संविधान संशोधन किया था। तो मैं आपको बताता हूँ 73वें संविधान संशोधन के बारे में। तो 73वां संविधान संशोधन अधिनियम गाइस 1992 में पारित हुआ। ये याद रखना कि कब पारित किया गया, 1992 में। यह संवैधानिक जो है ना कानून कहें, ये वैधानिक कानून जो है 24 अप्रैल 1993 को लागू कर दिया गया। इसमें क्या कहा गया, इसमें पंचायती राज्यों को संवैधानिक दर्जा मिल गया, यानी अब ये संविधान के अनुसार हो गई। यानी इसके अंदर कहा गया कि भाई जो पंचायतें होती हैं वो क्या काम करेंगी, पंचायतें कैसे काम कर सकती हैं, कब चुनाव होगा, कितने समय के लिए चुनाव होगा, पैसे आएंगे तो कहाँ से आएंगे, अगर कोई काम नहीं कर रहा आगे वाला अधिकारी तो आगे कहाँ जाएंगे। तो ऐसे बहुत सारे जो प्रावधान थे वो 73वें संविधान संशोधन के द्वारा हमारे देश के अंदर पंचायतों के लिए किए गए। और पंचायतों को इस 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से जो है गांव, ब्लॉक और जिला स्तर पर बांटा गया। यानी बलवंत राय मेहता वाली समिति की जो सिफारिशें थी उनको मान लिया गया, यानी त्रिस्तरीय पंचायतों का गठन करा गया हमारे देश के अंदर। फिर 20 लाख से कम जहां की आबादी होगी, या फिर कहीं 20 लाख से अधिक आबादी वाले या फिर कम आबादी वाले इलाकों के लिए अलग अलग पंचायतों का, या फिर कहीं ब्लॉक समिति या पंचायतों का अलग अलग नामों से उन्हें जाना जाता है, जहां की जनसंख्या 20 लाख से कम या ज्यादा होती है। तो जो राज्यों को ब्लॉक स्तर पर पंचायतों का गठन करने नहीं करने का विकल्प दिया गया है, यानी जहां पर आबादी 20 लाख से कम है तो उन राज्यों को पंचायत गठन करने का जो है दर्जा, मतलब कहें तो विकल्प नहीं दिया गया, वो पंचायत गठन नहीं कर सकते जहां की आबादी जिन राज्यों की 20 लाख से कम है। तो मैं आपको आगे की बात बताता हूं। इसके बाद आपका 74वां संशोधन। तो जिस प्रकार 73वां संशोधन के द्वारा हमारे देश के अंदर ग्रामीण क्षेत्रों को स्थानीय स्वशासन दिया गया, वो भी कैसा, संवैधानिक दर्जा मिला, उसी प्रकार प्यारे बच्चों 74वां संविधान संशोधन भी किया गया, वो भी स्थानीय सरकारों के लिए था। याद रखना है, स्थानीय सरकारें, ठीक है, स्थानीय सरकारें। अब आपको याद रखना होगा कि स्थानीय सरकारें दो नामों से जानी जाती है। गांव के अंदर स्थानीय सरकारों को हम पंचायत कहते हैं, ठीक है, गांव के अंदर स्थानीय सरकारों को पंचायत, और शहरों के अंदर स्थानीय सरकारों को हम नगर निगम कहते हैं, नगर निगम। जैसे आपने देखा होगा दिल्ली के अंदर नगर निगम होती हैं और किसी गांव के अंदर पंचायत होती है। और राज्यों के अंदर, यानी जैसे कोई गांव है या फिर कहीं कोई ऐसा राज्य है जहाँ की जनसंख्या बहुत ज्यादा है, 20 लाख से अधिक है, तो वहां पर पंचायतें नहीं होंगी, वहां पर नगर निगम की व्यवस्था करनी शुरू कर दी जाती है, ताकि वहां की जनसंख्या बढ़ चुकी है और उन जनसंख्या के लिए बड़े स्तर पर काम करने की आवश्यकता होती है। तो ये जनसंख्या के आधार पर हम इन्हें शहरी और नगरीय स्वशासन के बीच में बांटते हैं। तो जो 73वां संशोधन था वो गांव की पंचायतों के लिए था, और जो 74वां संविधान संशोधन था वो नगरों के लिए था, नगरों की नगर पालिकाओं के लिए था और नगरों के स्थानीय स्वशासन के लिए था। तो आप बता सकते हो कि 74वां संशोधन करके जो स्थानीय सरकारें हैं नगरों की, उनको संवैधानिक दर्जा दिया गया। इसको 2003 में ही शहरी क्षेत्रों में 3 प्रकार के स्थानीय स्वशासन की संस्थाएं खड़ी की गई। स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर और जिला स्तर पर हमने पंचायतों को बांटा। वैसे ही हम देखें तो हमने शहरों के अंदर भी 74वां संविधान संशोधन करके जो है नगर निगम को भी 3 स्तरों पर बांटा है। और कौन सा, नगर निगम, नगर परिषद और कस्बों में बांट दिया है, जिसको हम छावनी बोर्ड भी कहते हैं, छोटे कस्बे। तो इनको भी हमने 3 स्तरों पर बांटा है 74वें संविधान संशोधन के माध्यम से। अब इनके लिए भी वही कानून बनाने शुरू कर दिए गए हैं जैसे कानून व्यवस्था हमने गांव के अंदर पंचायतों के लिए की थी। तो आशा करता हूं आपको ये समझ में आया होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था और इससे जुड़े हुए 2-3 पॉइंट हम आगे और चर्चा करेंगे। हम बात करते हैं स्थानीय स्वशासन का कार्यकाल कितना होता है। जो स्थानीय स्वशासन होता है उनका कार्यकाल कितना होता है, तो आप बताओगे कि कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। इनको भंग भी किया जा सकता है, लेकिन भंग कराने के 6 महीने के भीतर इनका दोबारा चुनाव कराना होता है। जैसे हमारे देश के अंदर लोकसभा या फिर विधानसभा के चुनाव होते हैं ना, अगर भंग कर दी गई है तो 6 महीने के भीतर भीतर इनको दोबारा चुनाव कराना होता है। तो इनका भी 6 महीने के भीतर भीतर दोबारा चुनाव होता है अगर भंग हो जाए तो। फिर मैं आपको बताता हूँ कि आरक्षण से संबंधित, गाइस वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं कि स्थानीय स्वशासन में आरक्षण के बारे में प्रकाश डालिए कि वहां पर आरक्षण की क्या व्यवस्था है। तो मैं आपको बता दूं कि स्थानीय स्वशासन में, यानी मैंने बताया था आपको कि जो पहले पंचायतें हुआ करती थी उसके ऊपर धनी किसानों का, साहूकारों का, ऊंची जाति के लोगों का प्रभुत्व हुआ करता था। जनजातीय क्षेत्रों के महत्वाकांक्षी जनजातीय नेता इन पर
अपना प्रभुत्व जमा लिया करते थे। यानी जो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण नेता हुआ करते थे, वो पंचायतों पर अपना कब्जा जमा लिया करते थे। नए पंचायती अधिनियम यानी 73वें संशोधन के द्वारा सभी पंचायतों के लिए आबादी के अनुपात के अनुसार अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए स्थान जो है आरक्षित कर दिए गए, ताकि आपको ये पता होना चाहिए कि कोई बड़ा व्यक्ति या फिर कहें धनी वर्ग, ऊंची जाति का व्यक्ति इन पर ना बैठे, गरीबों का भी इसमें लाभ हो सके, उनको भी चुनाव लड़ने के मौके मिल सकें। तो स्थानीय स्वशासन के अंदर भी जो है आरक्षण की व्यवस्था कर दी गई। किसके लिए? अनुसूचित जाति जनजाति के लिए, ठीक है ना। जैसे एससी एसटी के लिए, अनुसूचित जनजाति और जातियों के लिए लोकसभा और विधानसभा के अंदर आरक्षण है, ऐसे ही पंचायतों के अंदर भी है। लेकिन गाइस यहाँ पर आपको एक और चीज याद रखने की जो बहुत जरूरत है, वो ये है कि मैंने अभी बताया कि आप अभी जो आपकी पंचायत हैं उनके अंदर एससी एसटी को तो आरक्षण है, साथ ही आपको ये यहाँ ध्यान रखने योग्य ये बात है, और वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि जो स्थानीय स्वशासन है उसके अंदर जो आरक्षण का प्रावधान है उसके अंदर थोड़ी विशेषता है। ये है कि स्थानीय स्वशासन के अंदर हमारे देश के अंदर क्या किया गया है कि महिलाओं को भी आरक्षण दिया गया है। गाइस एक बार मैं फिर बताता हूँ कि स्थानीय स्वशासन के अंदर महिलाओं को भी आरक्षण दिया गया है, और ये आपको याद रखना है कि भारत के अंदर ये सिर्फ और सिर्फ स्थानीय स्वशासन के अंदर ही महिलाओं को आरक्षण दिया गया है। यानी देश के अंदर जितने भी पंचायतें हैं, जितनी भी आपकी नगर निगम है, उनके अंदर 1/3 यानी 1/3 आरक्षण महिलाओं को दिया गया है। यानी 33% जो सीटें होती हैं वो महिलाओं के लिए रिजर्व कर दी गई हैं, ताकि महिलाएं भी जो है स्थानीय स्वशासन के अंदर इस आरक्षण का लाभ उठा करके अपना चुनाव करवा करके इस शासन व्यवस्था के अंदर अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर सकें और साथ ही अपना योगदान भी दे सकें। तो गाइज आपको ये ध्यान रखना होगा कि जो स्थानीय स्वशासन है, स्थानीय स्वशासन के अंदर क्या बात अद्भुत है, आपको बोलना है स्थानीय स्वशासन के बाद जो सबसे अच्छा आरक्षण का जो प्रावधान है वो है महिलाओं के लिए आरक्षण। किसके लिए? महिलाओं के लिए। और कितना? आप इसको इस तरीके से बोल सकते हो 1/3, या आप बोल सकते हो 33% जो आरक्षण है वो महिलाओं के लिए दिया गया है हमारे देश के संविधान के द्वारा, और कहें तो 74वें संविधान और 73वें संविधान संशोधन के द्वारा। यानी 73वें और 74वें संविधान संशोधन के द्वारा, 73 में आप कह सकते हो पंचायतों के अंदर, और 74 के अंदर नगर निगमों के अंदर। यानी नगर निगम में भी 33% आरक्षण महिलाओं को है और पंचायतों में भी 33% आरक्षण महिलाओं को है। तो इस प्रकार से आपका ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये अपने आप में अद्भुत इसलिए है क्योंकि और किसी जो हमारी विधायिका है उसके अंदर किसी भी प्रकार का आरक्षण नहीं दिया गया है। ये दो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। यहाँ से क्वेश्चन बहुत बनते हैं कि स्थानीय स्वशासन का जो चुनावों की जिम्मेदारी है वो किस पर है, कहें तो किस पर प्रकाश डालती है। तो आप बताना पड़ेगा कि जो स्थानीय स्वशासन होता है उसके, आप सभी को पता है 5 सालों के लिए चुनाव होते हैं और 5 साल बाद चुनाव होते हैं। तो बेसिकली जो स्थानीय स्वशासन के चुनाव कराने की जो जिम्मेदारी है वो राज्य चुनाव आयोग की है। किसकी? राज्य चुनाव आयोग। फिर एक बार बोलता हूँ कि स्थानीय स्वशासन की कराने की जो जिम्मेदारी है वो भी चुनावों के माध्यम से वो राज्य चुनाव आयोग की है। और प्रत्येक पंचायत निकाय का 5 साल के लिए जो है चुनाव किया जाता है। इनका कार्यकाल 5 साल का होता है। यदि स्थानीय निकायों का कार्यकाल पूरा हो जाए और उनको भंग कर दिया जाए तो 6 महीने के भीतर इनका चुनाव करवाना जो जिम्मेदारी है वो राज्य चुनाव आयुक्त की है। हम बात करें राज्य चुनाव आयुक्त की, तो आपको पता चल चुका होगा कि इनका चुनाव का जो तरीका है वो किस प्रकार से चुना जाता है। साथ में इसमें मैंने आपको बताया था 21 वर्ष की आयु होती है, 18 वर्ष का कोई भी व्यक्ति इसमें वोट डाल सकता है। साथ में आपको स्थानीय स्वशासन क्या होता है वो भी बता चुका हूँ। स्थानीय स्वशासन में कितने वर्ष के लिए चुना जाता है ये भी आपको बहुत अच्छे तरीके से पता चल चुका है। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि स्थानीय स्वशासन के विकास के लिए पैसा कहाँ से दिया जाता है या पैसा कहाँ से आता है। तो मैं आपको बता दूं, स्थानीय स्वशासन के विकास पर बहुत ही धन खर्च किया जाता है। आजकल हमारे देश के अंदर बहुत ज्यादा धन अब स्थानीय स्वशासन के माध्यम से देश के विकास के ऊपर खर्च किया जाता है। इसके लिए क्या किया जाता है? इसके लिए राज्य सरकार जो होती है वो पंचायती राज संस्थानों की वित्तीय स्थिति की जानकारी लेने के लिए हर 5वें वर्ष एक वित्त आयोग की नियुक्ति की जाती है। मतलब एक वित्त आयोग की नियुक्ति कर देती है हर 5 साल में, और यह ग्रामीण और शहरी निकायों को आवंटित जो कर होते हैं यानी टैक्स होते हैं और टोल होते हैं उनका भी निर्धारण करने का जिम्मा दे देती है। मतलब आपको ये जानकारी होगी, तो पैसा तो इन्हें गवर्नमेंट से मिलता ही है काम करने के लिए, वित्तीय सहायता तो मिलती है, और वित्तीय सहायता देने के लिए राज्यों का जो वित्त आयोग है और यह राज्य के
समेकित धन कोष से दिया जाता है, यानी राज्य का जो संचित निधि होती है ना, तो राज्य की संचित निधि से ये दिया जाता है इनको पैसा। पंचायतों और नगर निगमों को मिलने वाले अनुदानों का भी निर्धारण यहीं से होता है। आपको ये समझ में आ गया होगा। उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है गाइस कि स्थानीय स्वशासन की कार्यशैली और स्थानीय निकायों को संवैधानिक दर्जा देने का क्या प्रभाव पड़ा है। देखिए, आपको ये बताना पड़ेगा कि जो हमने 73वें और 74वें संविधान संशोधन के द्वारा स्थानीय स्वशासन को जो संवैधानिक दर्जा दिया, उसका क्या परिणाम हुआ, क्या प्रभाव पड़ा। तो गाइस, इसका बहुत ही सकारात्मक प्रभाव ये पड़ा कि हमारे देश के अंदर लगभग 2,50,000 ग्राम पंचायतें काम करती हैं और लगभग 5900 पंचायत समितियां काम कर रही हैं और लगभग 600 जिला परिषद भी हमारे देश के अंदर इस समय स्थानीय स्वशासन को आगे बढ़ाने के लिए काम करती है, यानी स्थानीय स्वशासन के माध्यम से जो क्षेत्र का विकास है उसमें लगी हुई हैं। और इसी प्रकार लगभग 100 नगर निगम, 1500 से अधिक नगर पालिकाएं और लगभग 2000 नगर पंचायतें प्रत्येक 5 वर्ष बाद लगभग 32 लाख व्यक्ति पंचायती राज संस्थाओं और शहरी शासन के संस्थानों के सदस्य के रूप में चुने जाते हैं। मतलब हर 5 साल बाद 32 लाख सदस्य जो है स्थानीय स्वशासन के माध्यम से जो है इनके अंदर चुने जाते हैं। तो इस प्रकार से आप देख सकते हो कि कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान हो रहा है इससे लोगों के अंदर। साथ ही अगर हम देखें तो महिलाएं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति भी जो और साथ में अन्य पिछड़ा वर्ग भी इन संस्थानों के अंदर अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है कि स्थानीय शासन की मुख्य उपलब्धियां क्या रही हैं। जो स्थानीय स्वशासन है उसकी मुख्य उपलब्धियां क्या रही हैं। तो पहला, गुजरात, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल में नियमित चुनाव होने लगे हैं इनके। लोग अब कुछ आत्मविश्वास के साथ में इसमें योगदान निभाते हैं और उनके बारे में अब सकारात्मक सोच हो गई है लोगों की। फिर साथ ही स्थानीय स्तर पर एक नए राजनीतिक नेतृत्व उभरने लगा है। मतलब अब जो है स्थानीय स्तर पर भी नए नए राजनीतिक चेहरे आने लगे हैं, नेतृत्व आने लगा है लोगों का और वो उस नेतृत्व के आधार पर स्थानीय विकास में महत्वपूर्ण योगदान देने लगे हैं। स्थानीय शासन की कमियां क्या है गाइस, आपको ये बताना पड़ेगा। तो गुटबंदी होता है, आपने देखा होगा छोटे चुनावों के अंदर अक्सर जब स्थानीय स्वशासन होते हैं तो वहां पर गुटबंदी बहुत होती है। गुटबंदी मतलब लोग आपस में मिल जाते हैं दूसरे को हराने के लिए। फिर जीतने के बाद भ्रष्टाचार आम बात है। फिर धन की कमी इनकी सबसे बड़ी समस्या है कि इनको काम करने के लिए धन नहीं मिल पाता है। और साथ ही विभाजनकारी राजनीति है, यानी जीतने के लिए ये किसी भी प्रकार से विभाजनकारी राजनीति भी अपनाने लगते हैं। मतलब कुल मिलाकर के जीतने के लिए ये कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसके बाद ये 4-5 पॉइंट और हैं, इनको और समझना पड़ेगा कि आपको कि वर्ष 1870 में लॉर्ड मेयो ने भारत में स्थानीय शासन लागू करने की अनुशंसा की थी। यानी लॉर्ड मेयो ने 1870 में जो है स्थानीय स्वशासन लागू करने की अनुशंसा की थी। वैसे आपने पढ़ा होगा लॉर्ड रिपन को जाता है इसका श्रेय, परंतु उनसे पहले भी इन्होंने जो लॉर्ड मेयो है उन्होंने स्थानीय शासन लागू करने की इन्होंने कोशिश की थी। बोला था कि करना चाहिए, लेकिन करने का काम किसने किया? लॉर्ड रिपन ने किया 1880 के दौरान। ठीक है ना, तो ये चीज याद रखनी है आपको। फिर इसके बाद आपका अगला पॉइंट है गाइस, फिर इसके बाद आपका अगला पॉइंट है कि पंचायती राज्य जो है वो राज्य सूची का विषय है। यानी राज्य सूची के मामले में आता है ये विषय। राज्य इसके बारे में सारे के सारे फैसले लेते हैं, कैसे करना है, क्या करना है इनके बारे में। और 73वें संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में जो है ना 9वां भाग और 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। गाइस, 9वां भाग और 11वीं अनुसूची ये याद रखना है। 73वें संविधान संशोधन के द्वारा क्या किया गया पंचायतों के लिए, तो 9वां भाग हमारे संविधान में जोड़ा गया और 11वीं अनुसूची भी जोड़ी गई। तो ये आपको याद रखना है। तो पंचायतों को कुल मिलाकर के 29 विषयों जो है सौंपे गए हैं। 29 मामलों पर पंचायतें काम करती हैं। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। इसके बाद आपको ये भी याद रखना है कि 74वां संविधान संशोधन के अंतर्गत हमारे संविधान के अंदर भाग जो है ना 9A जोड़ा गया था। याद रखना, भाग 9A जोड़ा गया और हमारे संविधान के अंदर 12वीं अनुसूची भी 74वें संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ी गई थी। इतना याद रखना, ये वेरी इंपॉर्टेंट है गाइस। ठीक है, आपका है कि बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश के बाद भारत के अंदर सबसे पहली पंचायती जो व्यवस्था स्थापित की गई थी वो 2 अक्टूबर यानी गांधी जी के जन्म दिवस पर 1959 में राजस्थान के नागौर जिले में इसकी स्थापना की गई थी। तथा दूसरी जो थी वो थी आपके आंध्र प्रदेश के अंदर। ठीक है ना, तो याद रखना है कि बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर कहां पर पहले स्थापित की गई, तो 2 अक्टूबर 1959 में राजस्थान के नागौर में, और दूसरी कहां,
अब दूसरी बोलोगे प्रदेश के अंदर, ठीक है। इसके बाद आपका अगला पॉइंट है गाइस कि जनता पार्टी की सरकार ने 1978 में अशोक मेहता समिति की स्थापना की। ये गाइस बलवंत राय मेहता समिति की तरह ही थी अशोक मेहता समिति। इसका काम भी यही था कि जाकर के पंचायतों का संवैधानिक आधार जांचना, जिसने 1978 में अपनी रिपोर्ट पेश की। और इसने क्या कहा, इसकी जो मूल अनुशंसाएं थी यानी मूल इसकी जो सिफारिशें थी, उन्होंने क्या कहा कि पंचायतें जो होनी चाहिए वो 2 स्तरीय होनी चाहिए, याद रखना है। और आपको ये याद रखना है, अशोक मेहता ने 2 स्तरीय बोला था और बलवंत राय मेहता ने 3 स्तरीय। उन्होंने बोला था कि 2 स्तरीय पंचायतें होनी चाहिए। पहली जो होगी आप बोलोगे कि जिला परिषद, और दूसरी जो थी मंडल पंचायत के नाम से जानी जाएगी। पहली कौन सी, जिला परिषद, दूसरी मंडल परिषद, ठीक है। इसके बाद आपको यह याद रखना है कि इसमें निर्वाचित होने के लिए 21 वर्ष की आयु की सीमा की जरूरत पड़ती है, यानी अगर आपको इसका चुनाव लड़ना है तो आपकी आयु न्यूनतम 21 वर्ष होनी चाहिए, अधिकतम कितनी भी हो सकती है। तो गाइज आज का जो वीडियो है वो यहीं समाप्त होता है। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच। जय हिंद।